स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 1 समास के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मनुष्य का एक स्वभाव है कि वह कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपनी बात को व्यक्त करना चाहता है, या अगर मैं यूं कह दूं कि कम से कम मेहनत में वह अधिक से अधिक फल प्राप्त करना चाहता है, यानी कि कुछ मेहनत को कम करने की उसकी कोशिश रहती है। तो उसी को हम कह सकते हैं समास। अब कैसे देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं, राजा का पुत्र बगीचे में है। राजा का पुत्र बगीचे में है। तो देखिए, ये मैंने पूरा वाक्य लिखा है, राजा का पुत्र बगीचे में। राजा का पुत्र, तो ये का शब्द पुनः लेकर के उसका ये लिखेगा राजपुत्र। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, जिसे हम राजपूत भी कह सकते हैं। तो ये एक तो ये लिखा राजा का पुत्र या राजपुत्र, तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क क्या है कि इसमें का प्रयोग किया गया, इसमें का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि अपने थोड़े श्रम को, अपनी मेहनत को थोड़ा बचाया गया है। इसी को कहते हैं समास। विद्यार्थियों, बात हम भाषा की करते हैं, तो भाषा में क्या है समास की परिभाषा? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यहां मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि मेल तो होता है संधि में भी मेल होता है, लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है मेल, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। तो विद्यार्थियों, मैंने ये बताया कि समास क्या है। तो मैंने ये बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार होता है, या दो या दो से अधिक पद जब नजदीक आते हैं तो समास होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। यही संधि और समास में अंतर है। अब देखिए विद्यार्थी, ये मैंने संधि और समास के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के हैं। समास 6 प्रकार के हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 द्वंद्व समास। नंबर 2 द्विगु समास। नंबर 3 कर्मधारय समास।
नंबर 4 बहुव्रीहि समास। नंबर 5 अव्ययी भाव समास। और नंबर 6 तत्पुरुष समास। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये समास के 6 नाम लिखे हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यही कोई इनका व्यवस्थित क्रम नहीं है। इनका ये कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है, किसी भी प्रकार से ये हो सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले आज हम पढ़ाएंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। यहाँ पर क्रम नंबर 5 है, लेकिन हम कोई बात नहीं, इसको नंबर 1 पे ले लेते हैं। और आज हम नंबर 1 अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ाएंगे। अव्ययी भाव समास। शब्द को गौर से देखिए, अव्ययीभाव समास। अगर आप इस शब्द को देखें तो ये शब्द इस प्रकार से हैं, अ धन वय धन ई, है ना। तो ये हो गया अव्ययी, और फिर साथ आ गया भाव। अ धन वय धन ई। अ का मतलब होता है नहीं, और वय का मतलब होता है खर्च, और ई मिला इसमें प्रत्यय। और इस प्रकार से शब्द बन जाता है अव्ययीभाव समास। यानी कि संस्कृत के उपसर्ग और अवयव जहां पर किसी शब्द की शुरुआत में आएंगे, वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। अब देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण देखने से पूर्व हम इसकी परिभाषा को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अव्ययीभाव समास में पहला पद जो होता है वो अवयव होता है। अवयव का होता है जिसका रूप कभी बदलता नहीं है, कभी परिवर्तन नहीं होता है, वहां अव्ययीभाव समास होता है। तो संस्कृत के ऐसे उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के ऐसे अवयव होते हैं, वे जहां पर शब्द की शुरुआत में आएंगे, वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। अब जैसे अवयव कौन कौन से हैं देखिए। जैसे यथा, सम, आ, अनु, वि, प्रति, हर, अति, इत्यादि। इत्यादि मतलब कि और भी है। तो इस प्रकार से संस्कृत के उपसर्ग हो या फिर अवयव हो या फिर किसी अन्य भाषा के भी उपसर्ग हो या अवयव हो और उस शब्द की शुरुआत में आते हैं, तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे अगर मैंने लिखा यथा यथा शक्ति, तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार।
यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लिखते हैं, संयोग। तो हो जाएगा योग के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, संयोग योग के अनुसार। इसी प्रकार से आजन, या आजीवन, आजन्म कह सकते हैं, यानी जन्म भर और आजीवन, जीवन भर। और उदाहरण की बात करें, प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रत्येक यानी हर एक, इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। जैसे प्रतिकूल, तो कूल के विपरीत, ये जो है अव्ययभाव समास के उदाहरण। अब हम इसी क्रम में नंबर 2 जो हमारा समास है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास नंबर 2 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और ये दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो जिस समास में, परिभाषा लिखा हूं पहले, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब देखिए बच्चों, इसी क्रम में आगे ये मेरे द्वंद्व समास की परिभाषा लिखी गई, और इसमें आपको बता दूं कि जहां पर द्वंद्व समास होगा वहां पर और, अथवा, या फिर या का लोप होगा, और अथवा या का लोप होगा। जैसे देखिए, अन्न जल, तो अन्न और जल,
राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। कंद मूल फल, कंद मूल फल हो जाएगा कंद और मूल और फल। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देखिए दो से अधिक पदों का जो है मेल है। तो ये समास की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जहां पर दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, वहां पर समास होता है। तो कंद मूल और फल, तो कंद मूल और फल, तो कंद और मूल और फल। इसी प्रकार से पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा तो हो जाएगा पढ़ा और लिखा। इसी प्रकार से माँ बाप, तो हो जाएगा माँ और बाप। ऐसे ही और अगर हम देखें तो ऊंच नीच, ऊंच नीच, तो ऊंच और नीच, ऊंच और नीच। खाना पीना, खाना पीना, खाना पीना, खाना और पीना। खाना पीना को खाना और पीना, या विश्वास से लिख सकते हैं खाना पीना। ये प्यारे विद्यार्थियों, आपने द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा। द्वंद्व समास। अब हम चलते हैं आगे। कर्मधारय समास। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं, कर्मधारय मतलब कर्म को धारण करना। यहां हम आपको बता देते हैं कि जहां पर विशेषण विशेष्य, जहां पर विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय या उपमेय उपमान हो, वहां कर्मधारय समास होता है। परिभाषा इसमें देखो, जहां पर उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का प्रयोग होता है, वहां पर
कर्मधारय समास होता है। यानी कि पहले पद में और दूसरे पद में या तो हो विशेषण या विशेष्य, या फिर हो उपमान और उपमेय, या फिर उपमेय और उपमान, तो वह होगा कर्मधारय समास। अब यहां पर हम आपको बता देते हैं बेटा उपमेय क्या है, उपमान क्या है। जैसे मैंने यहां लिखा चंद्रमुखी, मैंने यहां लिखा चंद्रमुखी। इस पद में चंद्रमुखी पद में दो पद हैं, एक है चंद्र और दूसरा है मुखी। ये चंद्र जो है ये पहला पद है और मुखी जो है ये दूसरा पद है। यानी कि इसको हम पूर्व पद भी कह सकते हैं, इसको हम उत्तर पद भी कह सकते हैं। तो मैंने भी आपको यह समझाया कि जहां पर पूर्व पद या उत्तर पद या फिर पहले पद या दूसरे पद में विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय या फिर उपमेय उपमान हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब देखो ये चंद्र जो है, ये चंद्र क्या है, चंद्र यहां पर उपमेय, चंद्र यहां पर क्या है, उपमान। क्षमा कीजिए, उपमान है ये, चंद्र उपमान है और मुख जो है उपमेय है, उपमेय। अब यहां आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो जिसके समान बताया जाता है वो कहलाता है उपमान, और जिसको बताया जाता है किसी के समान वो कहलाता है उपमेय। जैसे यहां पर बात की गई है चंद्रमुखी, अब मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, मुख यहां पर चंद्रमा के समान है। तो मुख जो चंद्रमा के समान है तो यहां पर जो है उपमेय उपमान कह सकते हैं हम, तो या उपमान उपमेय कह सकते हैं और विशेषण कैसे कह सकते हैं, तो यहां पर जो है ये कर्मधारय समास है। इसी प्रकार से हम और उदाहरण की बात करते हैं। देखिए देखिए इसके और उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। जैसे मैंने लिखा चरण कमल। अब देखो इसमें आप बताओ इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो ये चरण जो है ये उपमेय है और कमल है उपमान। मतलब चरण को कमल का उपमान बताया गया है। ये बताया गया है कि चरण जो है वो कमल के समान है। तो यहाँ पर उपमेय उपमान का प्रयोग होने के कारण से हम कह सकते हैं कि यहाँ कर्मधारय समास है। ऐसे ही हम और उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे देखिए महासागर, महासागर तो महान है जो सागर, ये हमें महासागर का समास कर लिया है, महान है जो सागर। इसी प्रकार से महापुरुष, महापुरुष तो महान है जो पुरुष। ऐसे ही हम अन्य उदाहरणों की बात करते हैं।
प्यारे विद्यार्थियों, अब तक आपने जो पढ़ा, सबसे पहले आपने समास क्या है, समास की परिभाषा पढ़ी, फिर समास के प्रकार कितने हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की, फिर आपने आज 3 समास पढ़े हैं। नंबर 1 आपने पढ़ा है कर्मधारय समास, दूसरा पढ़ा है आपने द्वंद्व समास, और तीसरा समास पढ़ा है आपने अव्ययी भाव समास। ये तीनों समास आपने पढ़े हैं और इससे आगे हम अगले लेसन में आपको पढ़ाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल सुरेंद्रनगर गुजरात की ओर से, और कक्षा 10 विषय हिंदी चैप्टर 1, और अध्यापक का नाम तो आप जानते होंगे, गुलाराम गोदारा, जो मैं पिछले 5 साल से इसी तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। और मेरे इस पूरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, या ये कह दूँ कि आपका जो है मंगलमय हो, और जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।